हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। दोस्तों, हाल ही में फुकरे 3 रिलीज हुई। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। चूचा के चुटकुले के अलावा इस फिल्म में दिल्ली का एक ज्वलंत मुद्दा उठाया गया, पानी की किल्लत। यह फिल्म आपको डे जीरो की भयानक कल्पना तक ले जाती है। डे जीरो से मतलब है जब हर तरह का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों को साल 2018 से गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। 1.4 अरब की आबादी के साथ आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शुमार है और इतनी बड़ी आबादी में अधिकांश लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये राज्य जल संकट में इस कगार पर क्यों पहुंचते जा रहे हैं और इस सूखे की मार से देश को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को समझेंगे। यह वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के पर्यावरण खंड के लिहाज से अहम है। वे राज्य जहां पानी खत्म होने की कगार पर हैं। दोस्तों, धरती पर मौजूद कुल पानी का 97% हिस्सा समुद्र में है। सिर्फ 3% हिस्सा ही फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी का है। इसमें से भी 2.4% ग्लेशियर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। अब बचता है 0.6% जो कि नदियों, झीलों और तालाबों में है। लेकिन आज नदियां इस कदर प्रदूषित हैं, इस बात को कौन नहीं जानता। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट की माने तो भारत की 46% नदियां प्रदूषित हैं। यही वजह है कि देश की 80% जनता जहरीला पानी पीने को मजबूर है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। यहां प्राकृतिक जल संसाधन पूरी तरह सूख चुके हैं। भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जो गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। आइए जानते हैं उन 7 राज्यों के बारे में जहां जल संकट चरम पर है। इसमें सबसे पहला है महाराष्ट्र, जो आज अभूतपूर्व स्तर पर जल संकट का सामना कर रहा है। जलाशयों, बांधों और भूजल के अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल सर्वेक्षण और विकास प्राधिकरण यानी GSDA ने यहां रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है। यहां साल 2016 से लगातार बारिश में कमी आई है, जिस वजह से यहां के 761 गांव प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भूजल विकास और प्रबंधन अधिनियम और जल निकासी विनियमन भी लागू किया है। लेकिन इसका क्रियान्वयन सही से न होने की वजह से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आज भी महाराष्ट्र के करीब 151 गांव पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वहीं बात करें गुजरात की तो आज गुजरात के पास सिर्फ 2% जल संसाधन है, जबकि यहां देश की करीब 5% आबादी रहती है। इन संसाधनों में भी लगातार आती कमी की वजह से यह संकट और भयानक रूप लेता जा रहा है। आज गुजरात के 14 जिलों में 500 से ज्यादा गांव सिर्फ टैंकरों के पानी पर निर्भर हैं। पानी के संकट की स्थिति सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में और ज्यादा खराब है। इसके अलावा कर्नाटक में जल संकट एक तरफ गंभीर कृषि संकट पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू पानी की कमी भी हो रही है। आज कर्नाटक के 30 जिलों में करीब 1900 गांव सूखे की मार झेल रहे हैं। अगले राज्य की बात करें तो आज आधा झारखंड सूखा है। इसमें भी कोडरमा, खूंटी और गढ़वा जिले की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। सरकार भी यहां पीने का पानी उपलब्ध कराने में असफल रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश भी आज अपने लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने में असफल हो रहा है। यहां पीने के पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के बांध और नदियां भी पूरे राज्य को पीने का पानी उपलब्ध कराने में पर्याप्त नहीं है। जब बात राजस्थान की होती है तो समस्या और बड़ी दिखती है। एक औसत दशकीय अध्ययन से पता लगता है कि नवंबर 2008 से नवंबर 2018 तक राजस्थान के भूजल स्तर में करीब 62.7% की गिरावट देखने को मिली। यहां गांव वाले ना अपने लिए और ना ही अपने जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मथुरा और अलीगढ़ जैसे क्षेत्र हैं जहां के तालाब गायब हो गए हैं और हैंडपंप पूरी तरह से सूख चुके हैं। इसके अलावा देश के 3 प्रमुख शहर बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई भी पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु में कावेरी बेसिन के हाल बुरे हैं। जल संकट का सामना शहर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के लोगों को ज्यादा करना पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में करीब 9,294 बोरवेल हैं,
इनमें से 1793 बोरवेल पानी की कमी की वजह से काम नहीं करते। चेन्नई भी आज भयावह जल संकट का सामना कर रहा है। यहाँ 4 जलाशय हैं जो ज्यादातर जलापूर्ति का काम करते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुके हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग घंटों नगर निगम या निजी टैंकरों से पानी लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी जल संकट से नहीं बच पाई है। 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में करीब 20% पीने का पानी कुप्रबंधन की वजह से बर्बाद हो जाता है। दिल्ली के 18% घरों में आज भी पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में आइए समझते हैं कि ये राज्य जल संकट की इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि हमारे देश भारत में करीब 200 से ज्यादा नदियां हैं। पीने के पानी का पहला स्रोत भी ये नदियां ही हैं, जो कितना प्रदूषित हैं ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा देश में पीने के पानी का दूसरा मुख्य स्रोत भूजल है। ग्राउंड वाटर या भूजल वो पानी है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और जमीन के नीचे जमा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में नदियां, तालाब और भूजल के जरिए पानी की उपलब्धता करीब 2300 अरब घन मीटर से ज्यादा है। साथ ही देश में सालाना औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में आपका भी सवाल होगा कि इसके बावजूद भी पानी की इतनी कमी कैसे। दोस्तों, बारिश के पानी में से 47% हिस्सा यानी 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी नदियों में जाता है। अब इसमें से 1132 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में जल प्रबंधन की उचित योजना न होने की वजह से बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा भूजल भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज हर जगह कंक्रीट की इमारतें हैं, जिससे पानी का रिसाव कम हो पाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसे लेकर कभी बड़े स्तर पर कोई कोशिश नहीं की गई। दरअसल साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए जरूरी फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि मकान हो या सोसाइटी, सभी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस लगवाना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने वालों से पानी की ज्यादा कीमत वसूली जाएगी। हालांकि इस फैसले पर कितना अमल हुआ, इसके गवाह तो हम सब हैं ही। दोस्तों, आज देश में जल संकट कितना गंभीर हो चुका है, ये नीति आयोग की कंबाइंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट से पता चलता है। इसके मुताबिक देश के 21 शहर जीरो लेवल ग्राउंड वाटर पर पहुंच रहे हैं। अगर ग्राउंड वाटर को जीरो लेवल पर पहुंचने से रोका नहीं गया और इसे ठीक नहीं किया गया, तो शहर में रह रहे करीब 10.5 करोड़ लोगों को पीने के पानी का अकाल झेलना होगा। आज दुनिया में भूजल का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले 10 देशों में 8 एशिया के हैं, 2 देश उत्तरी अमेरिका के हैं। धरती के लगभग 75% भूजल का इस्तेमाल इन देशों में ही हो रहा है। इनमें भारत सबसे ऊपर है। भारत में खेती की सिंचाई के लिए करीब 89% भूजल का इस्तेमाल किया जाता है। देश की 48% आबादी खेती पर निर्भर है। फसल की सिंचाई के लिए आमतौर पर ज्यादातर ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है, जिस वजह से पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अगर ये समस्या डे 0 पर पहुंच जाती है तो फसल उत्पादन में दिक्कत होगी, जिससे देश में खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। भारत में जल आपूर्ति और व्यवस्थित जल वितरण नहीं होने से क्षेत्रीय स्तर पर भी काफी असमानता है। देश के अलग अलग शहरों में प्रति व्यक्ति पानी की जरूरत और उपलब्धता अलग अलग है। इसी तरह पानी की खपत में भी बड़ी असमानता दिखाई देती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आवश्यकता तय की है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। लेकिन इस पर WHO का अलग ही मानना है। WHO के मुताबिक हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 25 लीटर पानी ही काफी है। इसके उलट अगर दिल्ली का हाल देखें तो यहां हर रोज एक इंसान करीब 272 लीटर पानी की खपत करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जो पानी के उपयोग की सीमा तय की गई है, उसमें यह सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भूमि का जल पुनर्भरण न हो पाने के कारण जमीन की नमी खत्म हो रही है, जिस वजह से सूखापन बढ़ता जा रहा है। भूवैज्ञानिक हलचल और पानी में जैविक कचरे से निकलने वाली मीथेन और दूसरी गैसें भी जमीन की सतह पर अचानक गर्मी को बढ़ा रही हैं। दोस्तों, अब जब समस्या इतनी बड़ी है तो यह भी जानना जरूरी है कि सरकार का इसे लेकर क्या रुख है। भारत सरकार लगातार जल संकट से निपटने की तैयारी में लगी है। फिलहाल सरकार हर घर जल प्रोजेक्ट को साल 2024 तक पूरा करने में जुटी है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने साल 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के लक्ष्य का 56.14% काम पूरा हो चुका है,
जनवरी 2023 तक नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच रखने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या बढ़कर 108.7 मिलियन हो गई है। इसके अलावा जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में अटल भूजल योजना, एक राष्ट्रीय भूजल कार्यक्रम भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा भूजल संरक्षण कार्यक्रम है, जिसे 7 राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। साथ ही सरकार ने 50,000 जल निकायों का निर्माण करने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अमृत सरोवर। ये 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। इसे लेकर सरकार काफी आशावादी है। प्रोजेक्ट में हर वाटर बॉडी 1 एकड़ की होगी, जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर वाटर होल्ड किया जा सकेगा। सरकार ने जल संरक्षण पर केंद्रित जल शक्ति अभियान भी लॉन्च किया है। दोस्तों, जल शक्ति अभियान की शुरुआत साल 2019 में कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स की थीम के साथ हुई थी। यह प्रोजेक्ट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण पर केंद्रित है। प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून के दौरान रेन वाटर का सही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कुशल सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मुख्य है। यह प्रोजेक्ट साल 2015-16 में लॉन्च किया गया था, जिससे किसानों तक पानी पहुंच सके और खेती में पानी का अनुकूलित उपयोग हो सके। ऐसी सरकारी योजना पानी की समस्या को हल करने में कारगर साबित हो सकती है। बस हमें समझना यह है कि पानी की कमी एक बड़ी समस्या है और इसके लिए लगातार और व्यापक प्रयास की जरूरत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कुछ सफल प्रयासों से हम सीख जरूर सकते हैं। ऐसी ही एक केस स्टडी के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, भारत का ओडिशा राज्य भी कुछ साल पहले तक पानी की कमी, सूखा, बाढ़, अनाज की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। लेकिन सरकारी योजनाओं और स्थानीय लोगों की मदद से ओडिशा का भूजल दोहन 2013 से 2017 के बीच 42% से घटकर 30% तक पहुंच गया। बारिश के पानी का खेती में सही इस्तेमाल से लेकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज तक ओडिशा ने जल प्रबंधन में शानदार काम किया है। ये तो रही बारिश के पानी का उपयोग कर जल संकट से निपटने की बात, लेकिन भारत में ऐसे राज्य हैं जहां बारिश ही बहुत कम होती है। ऐसे राज्य जल संकट से निपटने के लिए इजराइल का मॉडल अपना सकते हैं। दोस्तों, साल 2015 तक इजराइल तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सामना कर रहा था, जिस वजह से जल की मांग और उपलब्ध प्राकृतिक जल आपूर्ति के बीच 1 बिलियन क्यूबिक मीटर का अंतर आ गया था। पूरे देश में पेयजल का संकट पैदा हो गया था। ऐसे में इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और समुद्री जल के अलवणीकरण की मदद ली। इसमें बड़ी भूमिका प्रभावी नियमन की रही। इनकी मदद से ही इजराइल मीठे पानी के संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम कर पाया। साल 2012 में इजराइल ने जल क्षेत्र के लिए नेशनल लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान लॉन्च किया। आज इजराइल रिसाइकिल्ड वाटर का सबसे बड़ा उपयोग करता है। तकरीबन 87% अपशिष्ट जल कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी और बेहतर इंजीनियरिंग प्रक्रिया के साथ इजराइल के 5 अलवणीकरण संयंत्र दुनिया के सबसे कुशल संयंत्र हैं। इन्हीं पर देश की करीब 80% घरेलू शहरी जल आपूर्ति निर्भर है। दोस्तों, जल संकट अब कोई भविष्य की बात नहीं रह गई है। आज देश के बहुत से हिस्सों में ये हकीकत है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में देश का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में होगा। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इसके लिए कदम उठाए जाएं। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, इसके साथ ही हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जल संसाधनों के कुशल उपयोग पर ध्यान देना होगा। आज के समय में पानी को बर्बाद करना तो पाप के बराबर है, जिससे किसी भी हाल में हमें बचना होगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।